क्या ये आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान नहीं है? मैं आयुर्वेद से जुड़ी कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। देवांश कुलकर्णी ने जवाब दिया। आयुर्वेद के बारे में पूछ रहे हो, है ना? खैर, तुम बिल्कुल सही व्यक्ति के पास आए हो, क्योंकि मुझे इस विषय की थोड़ी जानकारी है। चूंकि दुकान में कोई ग्राहक नहीं था और देवांश बहुत विनम्र था, इसलिए जब देवांश ने जड़ी बूटियों के बारे में सवाल पूछा तो अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। शुक्रिया अंकल, मैं जानना चाहता हूं कि हजारों साल पुराना जंगली श्यामवेद आजकल कितना महंगा होगा। देवांश ने झुककर जवाब दिया और फिर पूछा, हजारों साल पुराना जंगली श्यामवेद? हाँ, चलो नौजवान, क्या तुम मार्शल आर्ट के उपन्यासों से मंत्रमुग्ध हो गए हो? क्या तुम सोच रहे हो कि हजारों साल पुराना जंगली श्यामवेद पीने से तुम्हारी एड़ा और पिंगला नाड़ियां खुल जाएंगी और तुम आध्यात्मिक जगत में निपुण हो जाओगे, या कुछ और? ये सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। नहीं, मैं बस उत्सुक हूं। देवांश ने प्रतिक्रिया से थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। हाँ, शर्माओ मत नौजवान। मेरे भी एक दौर थे जब मैं मार्शल आर्ट उपन्यासों का दीवाना था। किसी रसातल में गिरने और फिर हजारों साल पुरानी ब्राह्मी या अश्वगंधा का सेवन करने के सपने देखता था, जिससे अचानक 60 साल की साधना शक्ति प्राप्त हो जाती थी। लेकिन ये सब बातें सिर्फ उपन्यासों में हैं और इन्हें गंभीरता से लेना ठीक नहीं है। श्यामवेद सिर्फ एक जड़ी बूटी है और हालांकि इसका पोषण करने वाला प्रभाव होता है, लेकिन ये निश्चित रूप से उतना चमत्कारी नहीं है जितना मार्शल आर्ट उपन्यासों में वर्णित है। भाव प्रकाश निघंटू में लिखा है कि ये जड़ी बूटी गर्म होती है, स्वाद में कड़वी होती है, गुर्दों को पोषण देती है और यकृत को गर्म करती है। देवांश के शर्मिंदा भाव देखकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को यकीन हो गया कि वो मार्शल आर्ट उपन्यासों से भ्रमित हो गया है और उसने व्याख्यान देना शुरू कर दिया। चाचा, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि हजारों साल पुराना जंगली श्यामवेद कितने में बिकेगा? देवांश ने थोड़ी बेबसी से बीच में ही टोक दिया। देवांश के व्याख्यान में दखल देते ही वो अधेड़ थोड़ा दुखी हो गया और बोला, लगता है नौजवान, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर हजारों साल पुराने जंगली श्यामवेद में भी चमत्कारी गुण होते तो भी उसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए होती। क्या तुम इतना खर्च उठा सकते हो? ये सुनकर देवांश दंग रह गया। वो जानता था कि हजारों साल पुराना जंगली श्यामवेद कीमती होगा, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये इतना महंगा होगा। ये देखते हुए कि मालगुडी जिले में सबसे नए अपार्टमेंट की कीमत लगभग 1000 रुपए प्रति वर्ग फुट है और याझो जोशी जैसी 5 मंजिला इमारत की कीमत ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए होगी। इस समय देवांश के लिए 1 करोड़ रुपए निस्संदेह एक बहुत बड़ी रकम थी। हालांकि देवांश कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और वो जल्दी ही ठीक हो गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की उस टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए कि वो उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है, उसने उत्सुकता से पूछा, सच में 1 करोड़? मुझे तुम्हारी बात वाकई मजेदार लग रही है। हाँ, 1 करोड़ से भी ज्यादा। 2 साल पहले राज्य की राजधानी के इंद्रपुर शहर में धनवंतरी हॉल ने 800 साल पुराना एक जंगली श्यामवेद खरीदा था और एक धनी व्यक्ति ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए चुकाए थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने देवांश की ओर देखते हुए सिर हिलाते हुए कहा। उसकी आंखों में लालसा की एक झलक थी। राज्य की राजधानी में धनवंतरी हॉल। देवांश ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर खुशी से अधेड़ उम्र के व्यक्ति को फिर से प्रणाम किया और कहा, शुक्रिया अंकल, आपकी जानकारी के लिए। अलविदा। बात खत्म करने के बाद देवांश मुड़ा और खुशी और उत्साह से भरे कदमों से चला गया, क्योंकि उसने पहले ही 1 करोड़ रुपए अपनी ओर आते देख लिए थे। ये बच्चा भटक गया है। अधेड़ उम्र का आदमी खुशी और उत्साह से भरे चेहरे के साथ देवांश को जाते हुए देख रहा था और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सादे कपड़ों में रहने वाले इस युवक के पास 1000 साल पुराना जंगली श्यामवेद होगा। औषधि भंडार से निकलने के बाद देवांश को शांत होने में काफी समय लगा। आखिरकार
ये 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम थी और साधना शक्ति होने के बावजूद अपनी भावनाओं को एक साथ नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। उसे धीरे धीरे समायोजित होने की जरूरत थी। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद देवांश लेहाओ जोशी के घर लौट आया। याजो जोशी के कमरे के पास से गुजरते हुए वो बंद था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि याजो सो रहा है या उपन्यास पढ़ रहा है, खेल खेल रहा है। हालांकि देवांश उस समय इसकी परवाह करने के मूड में नहीं था। वो अपने कमरे में वापस आ गया और अपनी मेज पर बैठ गया। उस 1000 साल पुराने जंगली श्यामवेद के बारे में सोचता रहा। उन चाचा ने धनवंतरी हॉल का जिक्र किया, यहां तक कि समय, उम्र और कीमत भी बहुत सटीक रूप से बताई, जिससे पता चलता है कि जानकारी विश्वसनीय है। 1000 साल पुराने जंगली श्यामवेद की कीमत कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। मुझे कल स्कूल में दाखिला लेना है। अभी श्वेतागिरी पहाड़ी पर वापस जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है और इतनी बड़ी रकम तो मैं अपने साथ ले भी नहीं जा सकता। मुझे बैंक कार्ड बनवाना होगा और बैंक कार्ड बनवाने के लिए मुझे आधार कार्ड की जरूरत होगी। मैंने सुना है कि अब कस्बे में 16 साल का होते ही आधार कार्ड बनवाया जा सकता है, पहले की तरह 18 साल का नहीं। मैं 1 महीने में 16 साल का हो जाऊंगा। बस कुछ चीजों की अच्छी तरह जांच पड़ताल करने का समय है और फिर आधार बनवाने के बाद बैंक जाकर कार्ड बनवा लूंगा। बात यह है कि मैं अभी 16 साल का होने वाला हूं, जो अभी भी वयस्क होने की कानूनी उम्र नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या बैंक कार्ड जारी करने के लिए राजी होगा। अगर नहीं तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। मेज पर बैठे बैठे देवांश का मन दौड़ रहा था 1000 साल पुराने जंगली श्यामवेद के बारे में। देवांश अभी अपने माता पिता को डराना नहीं चाहता था। पहला कारण यह था कि मामला अभी पक्का नहीं था। इस बारे में बात करने से वे निराश हो सकते थे। दूसरा कारण यह था कि रकम वाकई बहुत ज्यादा थी। अगर उसने अपने माता पिता को बताया तो ये निश्चित रूप से उनके शांतिपूर्ण जीवन में खलल डालेगा और उन्हें डरा भी सकता है, जिससे वे इतने सारे पैसों को लेकर चिंतित और बेचैन हो जाएंगे। तीसरा कारण यह था कि उसके माता पिता की नजर में देवांश अभी नाबालिग था। एक बार जब उसके माता पिता को पता चलेगा कि उसके पास इतनी बड़ी रकम है तो वे निश्चित रूप से उस पर नियंत्रण रखना चाहेंगे और उसे स्वतंत्र रूप से प्रबंधित नहीं करने देंगे, जिससे वो खेती में निवेश करने से बच जाएगा। बैंक मुझे कार्ड जारी करे या न करे, सबसे पहले आधार कार्ड बनवाना है और उसके लिए मेरे पास 1 महीना है। इस महीने में मुझे अपनी पढ़ाई और साधना पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बाकी काम धीरे धीरे निपटाने चाहिए। मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। मुझे एक नियमित सोच बनाए रखनी है। कुछ देर सोचने के बाद देवांश ने जल्दी से अपने विचार समेटे और मन ही मन खुद को एक नियमित सोच बनाए रखने की चेतावनी दी। एक 16 वर्षीय बालक का बिना किसी पर्यवेक्षण के ऐसी मानसिकता रखना न केवल ऋषि यतिन के दीर्घकालिक मार्गदर्शन से जुड़ा है, बल्कि देवांश के अपने स्वभाव से भी महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा है। इस दृष्टि से वो साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त व्यक्ति है। एक साधक को न केवल एक दृढ़ और सतत हृदय की आवश्यकता होती है, बल्कि एक शांत और अनासक्त हृदय की भी आवश्यकता होती है। ये विरोधाभासी लग सकते हैं। यदि कोई दृढ़ और सतत है तो वो शांत और अनासक्त कैसे हो सकता है? लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये शिव शक्ति द्वैत के समान है। दोनों एक दूसरे के विरोधी और पूरक है। कुंजी संतुलन में है। साधना का मूल भी ऐसा ही है। देवांश का हृदय साधना के लिए दृढ़ और सतत था। बचपन से ही उसने कभी हार नहीं मानी। ऋषि यतिन के मार्गदर्शन और निगरानी के बिना भी वो बिना किसी असफलता के दिन प्रतिदिन लगा रहा। लेकिन अन्य मामलों में 1 करोड़ रुपए जैसी बड़ी राशि के सामने भी प्रारंभिक सदमे और चिंता को छोड़कर उन्होंने जल्दी ही इसे छोड़ दिया और एक सामान्य मानसिकता के साथ इसका सामना किया, जो कि शांत और अनासक्त रहने की मानसिकता है। 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम मिलने की बात को दरकिनार करते हुए देवांश कुलकर्णी ने एक बार फिर मेज पर पीला यंत्र कागज बिछाया, सिंदूरी स्याही तैयार की और यंत्र लिखना शुरू कर दिया।
इस बार देवांश ने ब्रश रखने से पहले केवल 30 यंत्र लिखे। चूंकि जिले के कस्बे में प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा श्वेतागिरी पहाड़ी की तुलना में कम थी, इसलिए वो अभी भी कल खर्च की गई ऊर्जा पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाया था और आगे नहीं लिख सका। 30 में से कोई भी यंत्र सफल नहीं हुआ, लेकिन देवांश निराश नहीं हुआ। हालांकि एक भी यंत्र सफल नहीं हुआ, फिर भी उसने यंत्र लेखन में अपनी दक्षता में थोड़ा सुधार किया था। जब तक उसकी ऊर्जा अधिक केंद्रित होती, सफलता दर निश्चित रूप से बढ़ती। अगर मैं डटा रहा तो एक दिन मैं उस क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा जिसके बारे में मेरे गुरु ने कहा था। जब यंत्र हृदय का अनुसरण करता है और ब्रश के एक स्ट्रोक से यंत्र बन जाता है। देवांश की आंखों में एक दृढ़ दृष्टि दिखाई दी। फिर उसने यंत्र के सभी फेंके हुए पीले कागज इकट्ठा किए और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। उस दिन दोपहर और शाम को भूख मिटाने और याझो जोशी को मासिक किराया देने के अलावा देवांश फिर कभी बाहर नहीं गया। उसने पूरा समय अपने कमरे में ध्यान और पढ़ाई में बिताया। देवांश ने सबसे ज्यादा भौतिकी और रसायन विज्ञान की किताबें पढ़ी, क्योंकि उनकी इनमें विशेष रुचि थी। उनका मानना था कि आध्यात्मिक अध्ययन शिव शक्ति, पंचभूतों और नवग्रहों के माध्यम से संसार और ब्रह्मांड का विश्लेषण और व्याख्या करते हैं, जबकि भौतिकी और रसायन विज्ञान संसार और ब्रह्मांड का विश्लेषण एक अलग दृष्टिकोण से करते हैं। भौतिक विज्ञान विश्लेषण के लिए ब्रह्मांड को एक पूरे के रूप में देखता है, जबकि रसायन विज्ञान विशिष्ट भागों के विश्लेषण से शुरू करता है। ये आयुर्वेद और एलोपैथिक चिकित्सा के बीच के संबंध जैसा था। आयुर्वेद दोषों और पंच तत्वों की बात करता है और व्यक्ति को समग्र रूप से देखता है। इसलिए बीमारी का इलाज सिर्फ लक्षणों के आधार पर नहीं, बल्कि एक समग्र विभेदक निदान के आधार पर किया जाता है। एलोपैथिक दवाएं लक्षणों का सीधा इलाज करती है, जैसे सिरदर्द के लिए सिर का इलाज और पैर के दर्द के लिए पैर का इलाज। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। बेशक देवांश के अनुसार आयुर्वेद इस स्थिति को एक समग्र दृष्टिकोण से देखता है, जो एलोपैथी से एक स्तर ऊपर है, लेकिन प्रभावशीलता के मामले में एलोपैथी अक्सर तेज और ज्यादा प्रत्यक्ष होती है। बहरहाल आयुर्वेद के संदर्भ के रूप में एलोपैथी के पास बहुत कुछ है। जिस तरह देवांश का मानना है कि प्राकृतिक विज्ञान उनके साधना पद के लिए बहुत प्रासंगिक है, उसी तरह उन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान में विशेष रुचि है और वे अपनी साधना के लिए प्रेरणा पाने की उम्मीद करते हैं। इस बीच लिहाओ जोशी कई बार आए और उन्होंने देखा कि देवांश ने स्कूल शुरू होने से पहले ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। हालांकि वे शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाए, लेकिन दिल ही दिल में वे देवांश की बहुत प्रशंसा करते थे। नीचे जाने के बाद उसने बदलाव के लिए पढ़ने के लिए एक किताब ही उठा ली। ये दृश्य ज्योति जोशी ने देखा, जो ऊपर सफाई करने आई थी, जिससे वो इतनी खुश हुई कि नीचे याझो जोशी से कहती रही कि देवांश को घर किराए पर देना एक अच्छा फैसला था। हालांकि जिले के कस्बे में आध्यात्मिक ऊर्जा श्वेतागिरी पहाड़ी की तुलना में बहुत कम थी, जिससे साधना की प्रगति लगभग अदृश्य थी। फिर भी देवांश मध्यरात्रि और अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान साधना में लगे रहे। अगला दिन सोमवार था और मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में रिपोर्ट करने का दिन भी यही था, क्योंकि उन्होंने कल अपने बेटे को पढ़ाई के लिए पहल करते देखा था। ज्योति का मानना था कि इसमें देवांश की बड़ी भूमिका थी। इसलिए जब सुबह देवांश नीचे आया तो उसने उसे नाश्ते के लिए अपने साथ बुलाने की जिद की और उसे समझाया, तुम उस उम्र में हो जब सबसे ज्यादा तरक्की होती है। तुम्हें ज्यादा सोना चाहिए, लेकिन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए तुम्हें जल्दी उठना और देर तक सोना पड़ेगा। इसलिए आगे से तुम यही मेरे साथ नाश्ता करना। इस तरह तुम्हें बाहर नाश्ते की जगह ढूंढने में समय नहीं लगाना पड़ेगा और शायद तुम्हारी नींद भी बच जाएगी। वैसे भी सुबह में बस कुछ बन, अंडे और दलिया ही तो मिलते हैं, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देवांश आखिरकार दुबले पतले चेहरे वाला एक नौजवान था
और ज्योति के जिद करने और लिहाओ द्वारा उसे बोलने का मौका न देने और जबरदस्ती उसे खाने की मेज पर बिठा देने के कारण उसके लिए मना करना और भी मुश्किल हो गया। वो बस लगातार धन्यवाद ही कह पाया और फिर जोशी परिवार के साथ नाश्ते के लिए शामिल हो गया। नाश्ते के बाद देवांश और लिहाओ साथ साथ चले गए। जल्दी मत करो, अभी भी सुबह है, थोड़ा इंतजार करो, लिहाओ ने कहा और पिछले दरवाजे से सामने वाली गली में एक माउंटेन बाइक धकेलते हुए तिरछे घर की ओर देखते हुए उसने देवांश को, जो स्कूल की तरफ जाने के लिए तैयार था, खींच लिया। सड़क पर इंतजार करने की क्या जरूरत है, चलो स्कूल में इस बारे में बात करते हैं, देवांश ने कहा। जरूर, इंतजार करने की एक अच्छी वजह है स्कूल की वो सुंदरी अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकली है। लिहाओ के चेहरे पर अपनी खास कामुक मुस्कान थी। बिल्कुल नहीं, क्या तुम स्कूल के पहले दिन ही उस स्कूल ब्यूटी से अपना प्यार जाहिर करने वाले हो? देवांश ने बढ़ा चढ़ाकर पूछा। हालांकि उसे पता था कि लिहाओ क्या सोच रहा है। हम उसी स्कूल ब्यूटी की बात कर रहे हैं और वो हाई स्कूल में सीनियर है, उससे अपना प्यार जाहिर करोगे? मैं पागल हूं क्या? मैं तो बस दूर से ही उसका पीछा करने वाला हूं, बस दूर से ही उसकी तारीफ करने के लिए। छोड़ो, तुम जैसे किताबी कीड़ा जिसे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता, उससे ये लड़का लड़की वाली बातें करने का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर लिहाओ ने देवांश की तरफ बार बार आंखें घुमाई। अरे, दूर से तारीफ, क्या ये बस झांकना नहीं है? देवांश हंसा। मेरी गांड में झांकना, इसे ही कहते हैं एक गोरी लड़की एक सज्जन पुरुष के लिए अच्छी जोड़ी होती है। यही तारीफ है, समझे? इतना रूखा मत बनो, ठीक है? श्रुति देशमुख मेरे दिल में देवी है, लिहाओ ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मानो देवांश उसकी उदात्त भावनाओं को समझ ही न सके। ठीक है, ये प्रशंसा है। चूंकि तुम श्रुति की इतनी प्रशंसा करते हो, तो ऐसा क्यों न हो, मैं स्कूल पहुंचकर तुम्हें उससे मिलवा दूं। सड़क पर इस तरह खड़े रहना थोड़ा अशोभनीय है, मानो हम उसका पीछा कर रहे हों। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, चले जाओ, दफा हो जाओ। जब मैं अपनी देवी का इंतजार कर रहा हूं तो मुझे परेशान मत करो। लिहाओ जाहिर है कि ये नहीं जानता था कि देवांश श्रुति को जानता है। उसकी बातों को गंभीरता से लिया, ये सोचकर कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, और उसे सीधे धक्का देकर दूर कर दिया। ठीक है, मैं चलता हूं। ये देखकर कि लिहाओ उसकी बात नहीं सुन रहा था, देवांश ने आगे कुछ समझाने की जहमत नहीं उठाई, बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपना बैग लिए सड़क पर बिना किसी जल्दबाजी के स्कूल की ओर चल दिया। लगभग 5-6 मिनट चलने के बाद पीछे से एक हल्की सुखद खुशबू वाली हवा आई और उसके बाद एक साइकिल तेजी से उसके पास से गुजरी। साइकिल पर एक आकर्षक आकृति बैठी थी। ये एक आकर्षक लड़की की आकृति थी, जिसकी चोटी, लंबी खूबसूरत टांगे और बाइक की सीट पर हिलता हुआ एक जवान पिछला हिस्सा था। देवांश के पास से गुजरते ही उस आकर्षक आकृति की मालकिन ने अचानक ओह कहा, फिर अपनी साइकिल रोकी और देवांश की ओर देखा। ये तो तुम ही हो, तुम अभी भी सूर्यनगर में हो। उस आकर्षक आकृति की मालकिन स्वाभाविक रूप से श्रुति देशमुख थी। जब उन्होंने देखा कि ये सचमुच देवांश ही है, तो उन्होंने आश्चर्य से पुकारा। उन्होंने स्पष्ट रूप से सोचा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला देवांश जिले के कस्बे में नहीं रहेगा। मैं आज मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, तो जाहिर है मैं अभी भी सूर्यनगर में ही हूं। देवांश मुस्कुराया और बोला, तुम मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में नए छात्र हो, तो तुम अभी पंजीकरण कराने और पढ़ाई शुरू करने के लिए मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल जा रहे हो? श्रुति ने आश्चर्य से कहा, हाँ सीनियर, आप भी मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल जा रहे हैं, है ना? देवांश ने एक स्पष्ट और ईमानदार मुस्कान के साथ पूछा। हालांकि श्रुति बहुत खूबसूरत और युवा जोश से भरपूर थी, फिर भी देवांश उसकी मौजूदगी में शांत और संयमित था, न तो घबराया हुआ और न ही अड़ियल। हाँ, हम साथ चल सकते हैं, क्या कहते हो जूनियर?
मेरी बाइक पर लिफ्ट चाहिए। चूंकि श्रुति कोई बर्फीली सुंदरता नहीं थी और स्वभाव से अपेक्षाकृत हंसमुख थी, इसलिए देवांश का संयमित व्यवहार देखकर उसे ज्यादा सुकून मिला। इसके अलावा चूंकि देवांश अभी नया था, इसलिए उसे मनोवैज्ञानिक रूप से एक स्वाभाविक लाभ महसूस हुआ। इसलिए जब देवांश ने अपने सीनियर को बुलाया तो उसने अपनी बाइक की पिछली सीट थपथपाई और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, मैं बहुत भारी हूं। देवांश कुलकर्णी, जो आखिरकार पहाड़ी लड़का ही था, शहरी लोगों जितना खुला नहीं था जब बात स्त्री पुरुष के बीच संबंधों की आती थी। वो पहले कभी किसी खूबसूरत लड़की के इतने करीब नहीं आया था। जब श्रुति देशमुख ने उसे गोद में उठाकर घुमाने का सुझाव दिया तो उसका साधारण सा चेहरा लाल हो गया और उसने झट से हाथ हिला दिए। उस पल आमतौर पर शांत और परिपक्व देवांश ने अपनी उम्र के हिसाब से जवानी का वो अंदाज दिखाया जो उसे होना चाहिए था। एक दिन पहले देवांश का ठंडा और स्थिर रूप देखने के बाद अचानक उसकी शर्मिंदगी भरी घबराहट देखकर श्रुति की आंखें चमक उठीं। उसे एक उपलब्धि का एहसास हुआ और न जाने क्यों उसने साइकिल से उतरकर देवांश की ओर बढ़ा दी और कहा, तो तुम मुझे ले चलो, ये ठीक रहेगा, है ना? ये मत कहना कि तुम किसी लड़की को गोद में उठाने से डरते हो। जैसे ही उसने कहा, श्रुति की खूबसूरत आंखें देवांश को चिढ़ाती मुस्कान से देखने लगी। चूंकि लड़की ने पहले ही साइकिल उसके हाथ में थमा दी थी और उसे उठाने के लिए कह रही थी, देवांश के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि उसे किसी लड़की के इतने करीब होने की आदत नहीं थी। इसके अलावा श्रुति की चिढ़ाने वाली निगाहों और लहजे ने उसे थोड़ा चुनौती भरा महसूस कराया। डरने की क्या बात है? देवांश ने साइकिल ली, उस पर चढ़ा, फिर अपने दिल की घबराहट को दबाते हुए बेफिक्र होने का नाटक किया और पीछे की सीट थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर चढ़ जाइए। जब देवांश बाइक पर चढ़ा और पीछे की सीट थपथपाते हुए उसे चढ़ने के लिए कहा तो श्रुति के गाल लाल हो गए। सच कहूं तो उसने पहले कभी किसी लड़के की साइकिल नहीं चलाई थी। उसे नहीं पता था कि उसे क्या हो गया है। पहले तो उसने उसे उठाने की पेशकश की, फिर साइकिल उसकी ओर धकेली और अब उसके पास ना कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैं बस चलाऊंगी, वो अभी नया है और मैं सीनियर हूं। क्या मुझे उससे डर लग रहा है? श्रुति ने आखिरकार अपने होंठ काटे, अपनी घबराहट छिपाने के लिए अपने बालों को ठीक किया, फिर हिम्मत करके सीट के पिछले हिस्से को पकड़कर बैठ गई और नाजुकता से बोली, अरे सावधान रहना और हमें गिरने मत देना। चिंता मत करो, आराम से बैठो, देवांश ने कहा। फिर साइकिल चलाते हुए श्रुति को सड़क पर स्कूल की ओर ले जाने लगा। 10 मीटर दूर लिहाओ जोशी, जो बहुत पीछे चल रहा था, देवांश को श्रुति के साथ स्कूल की ओर आत्मविश्वास से साइकिल चलाते हुए देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, मानो उसने दिन के उजाले में कोई भूत देख लिया हो। अरे ऐसा नहीं हो सकता, वो असल में श्रुति देशमुख के साथ साइकिल चलाकर स्कूल जा रहा है। ये श्रुति है, मेरी देवी, मालगुड़ी नंबर 1 हाई स्कूल की राजसी ब्यूटी क्वीन, और वो अभी नया छात्र है, श्वेतागिरी का एक पहाड़ी लड़का। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये तो दिन के उजाले में कोई भ्रम होगा। धमाका! अचानक हैरान लिहाओ अपनी साइकिल सीधे फुटपाथ से टकराकर गिर पड़ा। दर्द से करहाते हुए उसने अपनी पीठ पकड़ ली। कुछ देर चिल्लाने के बाद लिहाओ को याद आया कि देवांश उस समय श्रुति के साथ स्कूल जा रहा था। वो जल्दी से उठा, अपनी साइकिल उठाई और स्कूल की तरफ दौड़ा। देवांश को स्वाभाविक रूप से इस बात का अंदाजा नहीं था कि लिहाओ ने उसकी वजह से अपनी साइकिल सड़क किनारे चट्टान से टकरा दी थी। उस समय वो सुबह के सूरज की तरफ देखते हुए, ठंडी हवा का आनंद लेते हुए, बिना किसी हड़बड़ी के स्कूल की तरफ साइकिल चला रहा था। मालगुड़ी की सबसे खूबसूरत लड़की उसके पीछे बैठी थी। वर्षों की कड़ी साधना ने उसके मन को स्थिर जल की तरह शांत रखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था
जैसे कोई पत्थर उसके मन में फेंक दिया गया हो, जो उसकी शांति को झकझोर रहा हो। उसकी धड़कन अनजाने में तेज हो गई। वो कुछ कहना चाहता था ताकि उस असहजता को कम कर सके, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा गया और बेचैन हो गया। इस समय श्रुति की मानसिकता देवांश से ज्यादा अच्छी नहीं थी। शुरू में उसने सोचा कि सादे कपड़े पहने, देहात से आया और उससे उम्र में छोटा देवांश कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वह भी नया छात्र था। उसे एक तरह की श्रेष्ठता का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसके पीछे बैठना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वह मानती थी कि उसके लिए कुछ भी महसूस करना असंभव है। हालांकि जैसे ही वो देवांश के पीछे बैठी, उसके जेठ जैसे हाथों ने साइकिल की पिछली सीट का कुशन पकड़ लिया। श्रुति के गालों में अनजाने में ही गर्माहट महसूस होने लगी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार श्रुति देवांश से 2 कक्षा बड़ी सीनियर थी और शहर में रहने वाली थी। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर उसने अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको देवांश कुलकर्णी कहते हैं। आप गलत नहीं हैं। देवांश ने अपनी घबराहट थोड़ी कम होते हुए जवाब दिया। जैसे ही देवांश थोड़ा शांत हुआ, साइकिल सड़क पर उछलने लगी। स्कूल का रास्ता खस्ताहाल था, गड्ढों और उबड़ खाबड़ रास्तों से भरा हुआ। सड़क का यह हिस्सा चलाना मुश्किल है, सावधान रहना। पिछली सीट के कुशन को पकड़ना ज्यादा स्थिर नहीं था, और जैसे ही साइकिल हिली, श्रुति को लगा कि वो अस्थिर हो गई है और उसने सहज ही कुशन छोड़ दिया और खुद को बेहतर ढंग से संभालने के लिए देवांश की कमर पर से उसकी कमीज पकड़ ली। लेकिन ऐसा करने का मतलब था कि साइकिल के हर झटके के साथ श्रुति के जेठ जैसे हाथ अनिवार्य रूप से उसके कपड़ों के ऊपर से देवांश को छू रहे थे। 16 वर्षीय देवांश, जो युवावस्था के कोमल चरण में था और विपरीत लिंग के संपर्क के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील था, और वर्षों के अभ्यास से अपनी तीक्ष्ण इंद्रियों के साथ हिलती हुई साइकिल के कारण कपड़ों के ऊपर से श्रुति के हाथों का हल्का सा स्पर्श उसे तनाव में डाल रहा था। उसका मन भटक गया और वो आगे एक बड़ा गड्ढा देखने से चूक गया। उसने जल्दी से ब्रेक लगाया और मोड़ लिया। बाल बाल बच गया। हालांकि वो गड्ढे से बच गया, देवांश ये भूल गया कि वो अकेला नहीं था। उसके अचानक ब्रेक लगाने और मोड़ने के साथ बिना तैयारी के श्रुति ने सहज ही देवांश को अपनी पकड़ मजबूत कर ली। श्रुति ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसका किसी लड़के से इतना नजदीकी सामना होगा। वो एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई और देवांश की कमर का हाथ छोड़ना ही भूल गई। हे भगवान, क्या जानवर है! लिहाओ, जो 10 मीटर दूर से दौड़कर आया था, ने श्रुति की जेठ जैसी बाह देवांश की कमर में लिपटी देखी और उसकी आंखें फिर से चौड़ी हो गई और उसका दिल जोर से रोने लगा। धमाका! एक बार फिर साइकिल सड़क किनारे चट्टान से टकरा गई। क्या ये श्रुति देशमुख नहीं है? हे भगवान, मेरी देवी, क्या जानवर है! झड़प! एक आवाज के साथ कोई सीधे सड़क किनारे लगे एक बिजली के खंभे से टकरा गया। धमाका! साइकिल चला रहा एक और व्यक्ति आगे चल रही एक और साइकिल से टकरा गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। ये सड़क सीधे मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल की ओर जाती थी, जहां उसी जगह जाने वाले छात्रों की भीड़ थी। श्रुति देशमुख भी कई लोगों के दिलों में देवी थी। अरे, मैंने तो तुम्हें सावधान रहने को कहा था। तुमने अचानक वो तीखा मोड़ क्यों लिया? तुमने जानबूझकर ऐसा किया था, है ना? श्रुति को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया और फिर देवांश कुलकर्णी की पीठ पर लगातार 2 बार टक्कर मारी। झड़प, झड़प। श्रुति के इस बेहद आत्मीय भाव के कारण और भी दुर्घटनाएं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आगे अचानक इतना बड़ा गड्ढा दिखाई देगा, तो तुम साइकिल क्यों नहीं चला लेते? मैं पैदल चलता हूं। श्रुति द्वारा इस तरह पूछताछ किए जाने पर देवांश का पूरा चेहरा गर्म हो गया और उसने जल्दी से कहा, हालांकि ये जानबूझकर नहीं किया गया था।
जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के टोफू को छूने के बाद देवांश को फिर भी एक चोर जैसा अपराध बोध हुआ। हालांकि श्रुति देवांश का चेहरा सीधे नहीं देख पा रही थी, फिर भी उसके स्वर से उसकी शर्मिंदगी और घबराहट का अंदाजा हो गया, और उनके पीछे बड़े गड्ढे को देखने के बाद वो खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। उसने देवांश की पीठ पर अपनी उंगली से थपथपाते हुए कहा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही हूं। मुझे यकीन है कि तुम में असली चोर बनने की हिम्मत नहीं है। खांसी खांसी देवांश अजीब तरह से खांसा। उसका मन अनायास ही उस रोमांचक अंतरंग टक्कर को फिर से जी रहा था। देवांश को लगातार शर्मिंदा होते देख श्रुति को थोड़ा सुकून मिला, और उसे ऐसा भी लगा जैसे वो अचानक सामने वाले लड़के के और भी करीब आ गई हो। उसका हाथ सीट के पीछे नहीं गया, बल्कि स्वाभाविक रूप से देवांश की कमर पर हल्के से टिक गया। जब श्रुति को एहसास हुआ कि उसका हाथ देवांश की कमर पर है, तो उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने अपना हाथ वापस खींचने के बारे में सोचा, लेकिन उसे यह स्थिति काफी आरामदायक लगी। इसलिए उसने चुपके से देवांश की तरफ देखा, जिसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा, और फिर उसने खुद को आश्वस्त किया कि वो हाथ वही रखे, यहां तक कि अपने होंठ भींचते हुए और धीमी आवाज में चेतावनी देते हुए, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अचानक ब्रेक न लगाओ या गाड़ी न मोड़ो, वरना तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, देवांश ने जल्दी से कहा। वैसे मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम कहां से हो। देवांश के आश्वासन पर श्रुति ने उसे चेतावनी देना बंद कर दिया, बल्कि दूसरी बातें पूछने लगी। श्वेतागिरी हिल टाउन के कुलकर्णीवाड़ी से। अब मैं तुम्हारे घर के ठीक सामने एक जगह किराए पर ले रहा हूं, देवांश ने जवाब दिया। अजीब बात है कि अभी अभी हुई इस नजदीकी मुलाकात के बाद जब वो होश में आया तो उसे ज्यादा सुकून मिला। अब वो पहले जैसा घबराया हुआ और बेचैन नहीं था, क्योंकि उसके पीछे एक लड़की बैठी थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे घर के सामने रहता हूं? अब समझ में आया, तुम उस झांकने वाले टॉम से घर किराए पर ले रहे होगे, वो मोटा आदमी जो मेरे सामने रहता है ना? इसी से तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे सामने रहता हूं। श्रुति पहले तो हैरान हुई, फिर अचानक उसे उस मोटे आदमी की याद आई, जो हमेशा उस पर नजर रखने के लिए अपनी खिड़की के पीछे छिपता था। ये सोचकर कि उसे पता नहीं है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें इसके बारे में पता था। ये सुनकर देवांश लेहाव जोशी के लिए एक पल के लिए मौन सहानुभूति महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। बकवास, लड़कियों की छठी इंद्री बहुत तेज होती है। वो लड़का दिन भर खिड़की के पीछे छिपकर मेरे घर में झांकता रहता है, सोचता है कि मुझे पता नहीं, श्रुति ने कहा। यह सुनकर देवांश को शर्मिंदगी महसूस हुई, और उसने मन ही मन सोचा कि शुक्र है कि उसे लड़कियों को झांकने की आदत नहीं रही, वरना उसे पीपिंग टॉम का कुख्यात लेबल मिल जाता। देखो देवांश, तुम उस मोटे आदमी से बुरी आदतें नहीं सीख सकते, श्रुति ने आगे कहा। हाँ, लेकिन असल में लिहाव बहुत अच्छा है। वो तुम्हें झांकता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। जैसा कि कहावत है, एक खूबसूरत औरत जो छरहरी हो उसके लिए सज्जन तरसते हैं। सुंदरता का हर किसी को शौक होता है, और चूंकि तुम उसके ठीक सामने रहती हो, इसलिए उसका तुम्हें झांकना स्वाभाविक है। देवांश ने मन ही मन लिहाव का बचाव किया। हालांकि उसे लग रहा था कि लिहाव जो कर रहा था वो गलत था। आखिरकार अब वो एक ही छत के नीचे रहता था और उसका दोस्त बन गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो लिहाव की ओर से बोलने के लिए बाध्य महसूस कर रहा था। किसी भी लड़की को अपनी खूबसूरती की तारीफ पसंद नहीं आती, और श्रुति भी कोई अपवाद नहीं थी। उसे देवांश की बातें बहुत पसंद आई। हालांकि उसने झुंझलाहट का नाटक करते हुए पूछा, तो क्या तुम कहना चाह रहे हो कि अगर तुम्हारे सामने कोई खूबसूरत लड़की रहती तो तुम भी ऐसा ही करते? खांसी देवांश को अचानक एहसास हुआ कि उसने अनजाने में ही अपनी बातों में खुद को फंसा लिया था, लेकिन शुक्र है कि वो फुर्तीला था और तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। अगर मैं देखूं तो मैं जरूर खुलकर और ईमानदारी से बात करूंगा।
देखो, अभी मैं तुमसे बिल्कुल खुलकर और ईमानदारी से बात कर रही हूं, है ना? अरे, अपनी तारीफ करो, सिर्फ इसलिए कि तुमने उस दिन मेरी मदद की थी, वरना ये सीनियर तुम्हारे जैसे नए छात्र से कोई परेशानी नहीं उठाता। श्रुति ने कहा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने देवांश की पीठ पर आंखें घुमाई। क्या इसलिए नहीं कि मैं काफी सुंदर हूं? देवांश ने श्रुति से बातचीत में ज्यादा सहज और सहज होते हुए कहा, अरे, इतना छोटा बच्चा, तुम्हें इतना सुंदर क्या है? और तुम तो कोयले जैसे काले हो। श्रुति ने तुरंत ही टालते हुए जवाब दिया। देवांश के साथ अब वो ज्यादा सहज हो गई थी और उसमें वो सावधानी और संयम नहीं था जो वो दूसरे मर्दों के साथ दिखाती थी। सच में उनकी उम्र के लोगों को भी उतना ही सहज और बेपरवाह होना चाहिए। अब जब वे गहरे दोस्त बन गए थे तो उनके लिए अपने असली रूप में रहना स्वाभाविक ही था। अरे सीनियर, मुझे इस तरह नीचा दिखाना ठीक नहीं है। मैं इस साल 16 साल का हो गया हूं और मैं सांवला नहीं हूं। ये एक कांस्य रंग है, आप जानते हैं, कांस्य, जो मर्दानगी और फिटनेस का प्रतीक है। देवांश ने गुस्से से विरोध किया। कानून के हिसाब से तुम 18 साल की उम्र में ही वयस्क हो। मैं इस साल सिर्फ 18 साल की हूं और तुम 16 साल की उम्र में। मेरी नजर में अगर बच्ची नहीं हो तो क्या? और कोयला तो कोयला ही है, कौन सा कासा रंग? तुम्हें लगता है कि तुम टीवी पर दिखने वाले उन बॉडी बिल्डरों में से एक हो? मुझे मत बताओ कि तुम्हारे भी सिक्स पैक एब्स हैं। श्रुति ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, है, सच में मेरे पास है। देवांश ने कहा, उफ, अपनी ही तूती बोलने से तुम्हारी जीभ नहीं मुड़ जाएगी। तुम्हारे जैसे दुबले पतले और अभी भी विकसित हो रहे बच्चे के सिक्स पैक एब्स है। ही, मुझे महसूस करने दो। श्रुति हंसे बिना नहीं रह सकी। उसका हाथ सच में देवांश की कमर और फिर उसके पेट पर गया और देखने के लिए नीचे दबाया। उस समय दक्षिण प्रदेश का मौसम अभी भी काफी गर्म था और श्रुति ने एक सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद बाहें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पतली उंगलियां कपड़ों पर दबाव डालने से ज्यादा मालिश करने जैसी लग रही थी और क्योंकि उसकी बाहें फिर से उसकी कमर को घेरे हुए थी, श्रुति का ऊपरी शरीर अनायास ही देवांश के और करीब आ गया। उसकी पीठ की गर्मी से एक हल्का सा स्पर्श हुआ जिसने दिल की धड़कनें तेज कर दी। एक पल के लिए देवांश को बिजली के करंट जैसा झटका लगा। उसके शरीर की मांसपेशियां अचानक तन गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6। श्रुति देशमुख की नाजुक उंगलियां देवांश कुलकर्णी के पेट की मांसपेशियों को छू रही थी, हर एक को दबा रही थी। तभी अचानक उन्हें कुछ एहसास हुआ। उनकी उंगलियां मानो बिजली के झटके से पीछे हट गई और उनके गाल तुरंत जलने लगे। हालांकि उनका हाथ पीछे हट गया था, लेकिन उनकी उंगलियों के पोरों में एक अजीब सी सनसनी थी जिससे उन्हें फिर से हाथ बढ़ाकर अपने शक्तिशाली पेट को दबाने की इच्छा हुई। युवक और युवा सुंदरी के बीच एक अस्पष्ट और अजीब सा माहौल छाने लगा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, जिससे दोनों अचानक चुप हो गए। आखिरकार देवांश, वो पहाड़ी लड़का जो धीरे धीरे खूबसूरत लड़कियों से बातचीत करने का आदी हो गया था, ने चुप्पी तोड़ी। देखो, मैं शेख ही नहीं बघा रहा था, है ना? ये 8 पैक है, देवांश ने सहजता से लेकिन थोड़े गर्व के साथ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी कुछ देर पहले हुई इस अनियमितता का एहसास ही नहीं था। अरे जरा देखो तो, तुम इतने गर्व से भरे हुए हो। 8 पैक एब्स होने के बावजूद मेरी नजर में तुम अभी भी एक छोटे बच्चे ही हो। श्रुति ने अपनी जीवंतता वापस पाते हुए कहा और जब उसने देखा कि देवांश अनजान लग रहा है तो उसने तुरंत उसे नीचा दिखाया। छोड़ो, मैं 16 साल का हूं। पुराने जमाने में तो अब तक मेरी शादी हो चुकी होती और मेरे बच्चे भी होते। श्रुति द्वारा बार बार उसे बच्चा कहे जाने पर देवांश को बहुत गुस्सा आया। वो तो पुराने जमाने की बात है, अब 18 साल की उम्र तक तुम बड़े नहीं होते तो है, तुम तो बस एक छोटे से बदमाश हो।
जबकि मैं तो पहले से ही बड़ी हूं। श्रुति ने देवांश की झुंझलाहट पर बेहद खुश और प्रसन्न होते हुए कहा। रास्ते में दोनों बातें करते और हंसते रहे। कभी कभी श्रुति अपने सेक्सी चेरी जैसे होंठ फुला लेती और मजाक में देवांश की पीठ पर मुट्ठियां मारती। सुबह की सड़कों पर यह नजारा एक खूबसूरत नजारा बन जाता था। उन्हें देखकर बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं अपनी जवानी की यादों में खो गए, जबकि कुछ ने सिर हिलाकर कहा कि आजकल छात्रों का नैतिक स्तर गिर रहा है और इतनी कम उम्र में डेटिंग करने के लिए उनकी आलोचना की। उस समय सड़क पर ज्यादातर लोग मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र थे, और जब उन्होंने एक बाहरी लड़के को अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की श्रुति देशमुख के साथ बाइक चलाते देखा तो वे सब देखते ही रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। अरे, क्या ये मेरी देवी नहीं है? अरे, अच्छी गोभी तो एक सुअर ने छीन ली। मैं कितनी सुंदर हूं। ये देखते हुए देवी मुझ पर क्यों नहीं बल्कि उस सांवले रंग के लड़के पर फिदा हो जाती है। कोई न्याय नहीं, कोई न्याय नहीं। लिहाओ जोशी, जो बहुत पीछे था, शुरू से ही देवांश और श्रुति को एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते देख हैरान रह गया, लेकिन फिर उसकी भावनाएं ईर्ष्या, जलन और नफरत में बदल गई और अंत में वो बस प्रशंसा से ऊपर देख सका। ये लड़का तो कमाल का है। स्कूल के पहले ही दिन वो मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल की हसीना के साथ जुड़ गया है और मैं उस पर हंस रही थी कि उसे औरतों की समझ नहीं है। फिर भी वो कितना नासमझ निकला। हम लगभग स्कूल पहुंच ही गए हैं। मुझे यहां नीचे आने दो। टीचर्स को देखना ठीक नहीं होगा, श्रुति ने धीमी आवाज में देवांश से कहा, जब उसे दूर से स्कूल का गेट दिखाई दे रहा था। हालांकि वो देवांश के साथ अपनी बातचीत को बिल्कुल सामान्य मान रही थी और कोई शरारत नहीं, फिर भी उसे थोड़ा अपराध बोध हो रहा था। उसे डर था कि टीचर को देख लेने से गलतफहमियां पैदा हो सकती है। जब बात छात्रों के रोमांस की आती है तो भारत के हाई स्कूल और माता पिता संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त होते हैं। जब देवांश अभी जूनियर हाई स्कूल में था, तब एक लड़के को एक लड़की को प्रेम पत्र भेजने के लिए ऑफिस बुलाया गया और यहां तक कि उसके माता पिता को भी बुलाया गया। ये कहना सही होगा कि इस खास समय में किशोरों के बीच जो सामान्य जिज्ञासा और स्नेह माना जाता है, उसे शिक्षक और माता पिता बेहद खतरनाक मानते हैं। अगर उन्हें पता चलता कि उनके बच्चे डेटिंग कर रहे हैं तो कई माता पिता ऐसे प्रतिक्रिया देते हैं जैसे आसमान टूट पड़ा हो। इसलिए जब श्रुति ने यह बात बताई तो देवांश को भी तुरंत स्थिति का एहसास हुआ और उसने जल्दी से बाइक रोक दी, जिससे श्रुति उतर गई। चलो साथ में साइकिल चलाते हैं, इस तरह टीचर को नहीं लगेगा कि हम डेटिंग कर रहे हैं। श्रुति साइकिल से उतरी और देवांश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए बोली, लेकिन डेटिंग शब्द सुनते ही उसका खूबसूरत चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उफ, मैं तो वैसे भी तुम्हें डेट नहीं कर रही। श्रुति, मैंने लिहाओं से सुना है कि स्कूल में कई लड़के चुपके से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसी पर फिदा होकर चुपके से नोट्स वगैरह नहीं दिए? ये सुनकर देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब जब श्रुति के साथ उसकी थोड़ी स्किनशिप हो चुकी थी तो उनका रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका था और देवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात रखी। इसके अलावा मर्द और औरत के बीच के मामले ऐसे विषय होते हैं जिनकी चाहत भी होती है और उनकी उम्र में उन्हें दबाया भी जाता है। उफ, मानो मुझे उन पर फिदा हो। वो सब छोटे बच्चों जैसे हैं जो बड़े नहीं हुए हैं। मुझे समझदार स्थिर लड़के पसंद हैं। चले जाओ, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूं? याद रखना, मुझे सीनियर कहना। तुम्हें लगता है तुम मुझे श्रुति कह सकती हो? श्रुति बोलते हुए उसने देवांश की तरफ धमकी भरे अंदाज में अपनी छोटी मुट्ठी लहराई। फिर भी उसे याद आया कि परसों देवांश ने रोहन मल्होत्रा के साथ कैसा ठंडा और स्थिर व्यवहार किया था। वो देखने में भले ही जवान लग रहा हो, लेकिन वो बाकी लड़कों से ज्यादा स्थिर है। उफ, मैं उसकी तुलना ही क्यों कर रही हूं? वो तो सिर्फ हाई स्कूल के पहले साल का छात्र है। ठीक है सीनियर,
तुम अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल समझदार हो। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अभी भी एक छात्र हो। देवांश ने गंभीरता से कहा। देवांश को उसे सीनियर कहते देख श्रुति ने पहले तो थोड़ा गर्व महसूस किया, लेकिन फिर उसके बाद दिए गए गंभीर भाषण को सुनकर उसने तुरंत देवांश को मारने के लिए अपनी छोटी मुट्ठी उठा ली। देवांश ने जल्दी से अपनी बाइक आगे बढ़ा दी ताकि वो बच सके, जबकि श्रुति उसके पीछे दौड़ी। सीनियर, हम लगभग स्कूल पहुंच ही गए हैं, तुम्हें थोड़ा संयम रखना चाहिए। देवांश ज्यादा दूर न जाकर धीमा हुआ और श्रुति पहले ही उसके पास पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो आत्मसंतुष्ट चेहरे से देवांश को सबक सिखाने वाली थी, उसने मुड़कर फिर से गंभीरता से कुछ कहा। श्रुति, जो मुक्का मारने ही वाली थी, अचानक उसे एहसास हुआ कि वे स्कूल के गेट के पास पहुंच गए हैं, सहपाठियों से घिरे हुए, और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया, लेकिन वो देवांश के पैर पर लात मारने से खुद को नहीं रोक पाई और फिर क्रूर चेहरे से धमकी दी। छोटा बदमाश सीनियर का मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहा है, बस रुको और देखो। मैंने नहीं किया सीनियर, देवांश ने मासूम चेहरे से कहा। तुम अब भी कह रहे हो कि तुमने नहीं किया। श्रुति ने उसे फिर से लात मारी। सच में मैंने नहीं किया, बोलते हुए देवांश का मुंह फड़क उठा। अभी भी कह रही हो कि नहीं किया? श्रुति ने मुंह बनाया और उसे एक बार फिर लात मारी। अचानक उसे एहसास हुआ कि इस तरह लात मारना अच्छा है। यह ज्यादा जाहिर भी नहीं था और देवांश को चोट भी पहुंचा दी। सीनियर, तुम मुझे फंसा रहे हो, देवांश ने दर्द भरे चेहरे से शिकायत की। तो क्या हुआ अगर मैं फंसा रही हूं? श्रुति ने अपने बाल पीछे कर लिए। उसकी छाती गर्व से फूल गई और उसने विजयी भाव से कहा, जरूर जरूर, बिल्कुल। मैं कौन होती हूं बहस करने वाली? तुम सीनियर हो और मैं तो बस नया हूं, देवांश ने बेबसी से कहा। बस यही तो है। यह देखकर श्रुति के चेहरे पर एक विजयी और आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। हालांकि देवांश ने झुंझलाहट में दांत पीस लिए, लेकिन उसे मानना पड़ा कि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। भाई, क्या ये श्रुति देशमुख नहीं है? क्या ये हमेशा लड़कों को नजरअंदाज नहीं करती? आज ये एक लड़के के साथ इतनी मुस्कुरा क्यों रही है? जैसे ही देवांश और श्रुति मुस्कुराते हुए कंधे से कंधा मिलाकर स्कूल के गेट की ओर बढ़े, चश्मा पहने एक दुबले पतले लड़के ने अपने बगल में खड़े लंबे घमंडी युवक से कहा। वो युवक कोई और नहीं बल्कि रोहन मल्होत्रा था, जो परसों मोटरसाइकिल पर श्रुति को परेशान कर रहा था। अरे, ये तो वो लड़का है, श्रुति देशमुख। ये औरत जो शरीफ होने का दिखावा करती है, असल में इसके साथ संबंध बना चुकी है। ये सुनते ही रोहन मल्होत्रा उस तरफ गया जिस तरफ चश्मा पहने लड़के ने इशारा किया था, और तुरंत देवांश कुलकर्णी को पहचान गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और चेहरा काला पड़ गया। रोहन भाई, क्या तुम उस देहाती लड़के को जानते हो? चश्मा पहने लड़के ने अपना चश्मा ऊपर किया। वो काफी हैरान लग रहा था। रोहन ने चश्मा पहने लड़के के सवाल का जवाब नहीं दिया और देवांश और श्रुति की तरफ बढ़ गया। परसों उसने खुद को बेवकूफ बना लिया था और जाहिर है रोहन चश्मा पहने लड़के को इसके बारे में नहीं बताएगा। अरे, क्या ये रोहन मल्होत्रा नहीं है? क्या इसने अभी तक ग्रेजुएट नहीं किया है? ये अभी तक मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में क्यों है? स्कूल के गेट के पास काफी लोगों ने बड़े छात्र रोहन को पहचान लिया और उसे वहां देखकर हैरान रह गए। मैंने सुना है कि उसके बोर्ड परीक्षा के अंक खराब आए हैं, इसलिए वो मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में अपना अंतिम वर्ष दोबारा दे रहा है, अंदर की कहानी जानने वाले एक सहपाठी ने फुसफुसाते हुए कहा। सच में? हमारा स्कूल दक्षिण प्रदेश के मालगुडी जिले का इकलौता प्रमुख हाई स्कूल है, बोर्ड परीक्षा दोबारा देने वाला स्कूल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक सहपाठी ने यह सुनकर हैरान और नाखुश होते हुए कहा। अरे, इसमें इतनी अजीब बात क्या है? अगर तुम्हारे पिता जिला शिक्षा बोर्ड में कार्मिक विभाग के प्रमुख होते और तुम्हारी माँ एक अमीर रेस्टोरेंट की मालकिन होती,
तो तुम भी मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में 1 साल और पढ़ाई कर सकते थे। अंदरूनी जानकारी रखने वाले सहपाठी ने तिरस्कार से कहा, अरे इसे बदकिस्मत मत बनाओ। क्या मुझे अपने ग्रेड के साथ 1 साल दोबारा देने की जरूरत है? एक और सहपाठी ने तुरंत आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। स्कूल के गेट के पास सहपाठी चुपचाप रोहन के बारे में बात कर रहे थे। तभी श्रुति ने अचानक एक रूखे से दिखने वाले रोहन को उनकी ओर आते देखा और उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अरे नहीं, क्या इस लड़के को ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए था? क्या उसे अब तक यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए था? वो अभी तक यहां क्यों है? श्रुति के चेहरे पर गहरी हैरानी और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी जब उसने देवांश से फुसफुसाते हुए पूछा, किसे परवाह है कि वो क्या कर रहा है? ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। देवांश ने उदासीनता से कहा, आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास अजीबोगरीब कलाएं हैं, वो दूसरी पीढ़ी के अमीर लड़के से क्यों डरेगा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि इस रोहन का कुछ इतिहास है और वो कुछ सामाजिक रूप से प्रभावशाली लोगों को भी जानता है? पिछली बार तुमने मेरी वजह से उसे नाराज कर दिया था और आम तौर पर अगर वो यूनिवर्सिटी चला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज भी उसका यहां होना शायद इसका मतलब है कि ये इतना आसान नहीं है। श्रुति देवांश का हैरान चेहरा देखकर झुंझलाहट से उसे लात मारने से खुद को नहीं रोक पाई। चिंता मत करो, अगर इस आदमी ने तुम्हारे और मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। देवांश ने कहा, नहीं, तुम्हें सच में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है कि उसके पापा शिक्षा बोर्ड में नेता है। अगर तुम स्कूल में उससे सच में लड़ोगी तो स्कूल के नेता और शिक्षक जरूर उसका साथ देंगे। श्रुति ने डरते हुए कहा और अचानक देवांश का हाथ पकड़ लिया, मानो उसे डर हो कि कहीं वो परसों की तरह रोहन को गिरा न दे। देवांश को उम्मीद नहीं थी कि श्रुति आगे बढ़कर उसे पकड़ लेगी। उसका हाथ अचानक एक मुलायम, नम, नाजुक हाथ ने थाम लिया और वो स्तब्ध रह गया। जिंदगी भर उसे कभी किसी लड़की ने नहीं थामा था। उस स्कूल की सुंदरी ने तो बिल्कुल नहीं, जो उससे 2 साल बड़ी थी। देवांश दंग रह गया और स्कूल के गेट पर खड़े छात्र भी। हे भगवान, बिल्कुल नहीं, स्कूल की सुंदरी तो उस देहाती का हाथ थामने की पहल कर रही है। अरे भाई, मैं तो तुम्हारी बहुत पूजा करता हूं। दूर से साइकिल चला रहा मोटा लेहाव उनके जुड़े हुए हाथों को घूर रहा था। उसकी आंखें लगभग जमीन पर गिर रही थी। ये देखकर रोहन इतना क्रोधित हुआ कि उसके फेफड़े लगभग फट गए। उसकी आंखें श्रुति को घूर रही थी। उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि श्रुति डरकर देवांश का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। बेटे, तुम में वाकई हिम्मत है, मेरी लड़की पर डोरे डालने की हिम्मत। रोहन देवांश के पास गया और धीमी आवाज में बोला। हालांकि रोहन के कुछ संपर्क थे और वह दिलेर भी था, फिर भी वो एक छात्र था और स्कूल में इतने लोगों के सामने किसी पर वार करने की हिम्मत नहीं करता था। और अगर करता भी तो वो जानता था कि वो देवांश को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने झट से झगड़ा शुरू नहीं किया। रोहन की बातों ने श्रुति को याद दिलाया, जिसने जल्दी से देवांश का हाथ छोड़ दिया। उसने शर्मिंदगी और नाराजगी भरी नजरों से रोहन को देखा और अपनी आवाज भी धीमी कर ली। रोहन मल्होत्रा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? श्रुति जैसी छोटी लड़की के लिए यह विषय आखिरकार बहुत ही संवेदनशील और शर्मनाक था, इसलिए वो जोर से बोल नहीं पाई। जाहिर है तुम। बस तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी खातिर मैंने अपने मम्मी पापा से मालगुडी हाई स्कूल में 1 साल दोबारा पढ़ने की इजाजत मांगी थी। रोहन ने बेबाकी से श्रुति के खूबसूरत चेहरे और उसकी छाती को गौर से देखा। उसका चेहरा आत्मसंतुष्ट धमकियों से भरा था। क्या तुम मालगुडी हाई स्कूल में 1 और साल दोबारा पढ़ रहे हो? यह सुनकर श्रुति का चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, मैंने अपने पापा से वादा भी किया था कि जब तक वो मुझे 3री कक्षा में भेजेंगे मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। तो मिस श्रुति, हम इस साल एक ही कक्षा में हैं, कैसा रहेगा?
मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूं, है ना? श्रुति का पीला चेहरा देखकर रोहन और भी गर्व से भर गया। तुम बेशर्म हो। श्रुति उसकी बातों से गुस्से में भी थी और डरी भी। श्रुति देशमुख, क्या तुम कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो रही हो? आखिरकार हम सहपाठी तो होंगे ही, रोहन ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। क्या तुमने बहुत कह दिया? अगर हाँ तो जाओ। देवांश की गहरी गहरी आंखें और भी ठंडी होती गई। आखिरकार वो खुद को ठंडे स्वर में बोलने से नहीं रोक पाया। बेटे, सिर्फ इसलिए कि तुम लड़ सकते हो, तुम कुछ खास नहीं हो। मैं उस दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूं और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम हमारे मालगुडी हाई स्कूल के छात्र भी हो। अरे, ये तो बहुत लंबी जान पहचान होगी। तुम्हारे लिए अभी कुछ कष्ट इंतजार कर रहे हैं। रोहन इस बात से नाराज था कि देवांश ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। लगभग उसे लात मारने ही वाला था, लेकिन आखिरकार खुद को रोक लिया और ठंडे स्वर में धमकी दी। अरे रोहन मल्होत्रा, तुम क्या कर रहे हो? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। श्रुति चिंतित हो गई जब उसने देखा कि रोहन जाहिर तौर पर देवांश से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। क्या अब तुम डर गए हो? तुम्हें उस पर दया आ रही है? रोहन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या बकवास कर रहे हो रोहन? उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्लीज खिलवाड़ मत करो। श्रुति ने आंखें लाल करते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं उसे छोड़ दूंगा, रोहन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं टीचर को बता दूंगा। श्रुति ने गुस्से से पैर पटका। तो फिर टीचर को बता दो। मैंने कुछ नहीं किया। देखते हैं टीचर किस पर यकीन करती है, रोहन ने निडरता से कहा। उसके पिता जिला शिक्षा बोर्ड के कार्मिक विभाग के प्रमुख थे, जो पूरे जिला शिक्षा तंत्र के स्टाफ, पद के मूल्यांकन, पुरस्कार वगैरह के लिए जिम्मेदार थे। वो शिक्षा तंत्र में एक शक्तिशाली नौकरशाह थे। कौन शिक्षक अपने पिता को नाराज करने की हिम्मत करेगा? श्रुति को तभी याद आया कि रोहन के पिता जिला शिक्षा बोर्ड में एक बड़े पद पर थे और इतने गुस्से और चिंता में थे कि वो लगभग रो पड़ी। तुम श्रुति देशमुख को तंग मत करो, वरना मैं वादा करती हूं कि तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। देवांश की नजरें उस पर ठंडी पड़ गई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर श्रुति का हाथ थाम लिया और कहा, चलो सीनियर, ऐसे लोगों से मत उलझो। ये स्कूल है, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो यहां खिलवाड़ करे। देवांश कुलकर्णी ने उसका छोटा सा हाथ जोर से पकड़ लिया था और जैसे ही उसने एक बार फिर उसके शांत और संयमित भाव को देखा, श्रुति देशमुख मानो रोहन मल्होत्रा के अस्तित्व को ही भूल गई। देवांश को देखते ही उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धिक्कार है, उस देहाती ने स्कूल की खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की? स्कूल के गेट के पास सबकी आंखें मानो जमीन पर गिर पड़ी। हे भगवान, ये लड़का तो कमाल का है। लेहाओ जोशी, जो अभी अभी उनके पास पहुंचा था और देवांश और श्रुति का अभिवादन करने में हिचकिचा रहा था, उसने देखा कि देवांश ने हिम्मत करके श्रुति का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में बेकाबू होकर गहरी प्रशंसा का भाव था। रोहन और देवांश के बीच खामोश लड़ाई की बात करें तो लेहाओ एक नए छात्र होने के नाते रोहन को नहीं जानता था और स्वाभाविक रूप से स्थिति की गंभीरता को भांप नहीं पाया। उसे बस थोड़ा सा लगा कि उनके बीच का माहौल कुछ गड़बड़ है। हालांकि लेहाओं के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। एक नए छात्र ने एक सीनियर लड़की को रिझाने में कामयाबी हासिल की। अगर बड़े छात्र देवांश को अच्छा मुंह दिखाएं तो अजीब बात होगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो। श्रुति देवांश के हाथ में हाथ डाले कुछ कदम ही चली थी कि अचानक उसे कई जलती हुई निगाहें उस पर पड़ती महसूस हुई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ अभी भी उस पहले साल के छात्र ने थामा हुआ है, जो अभी अभी स्कूल पहुंचा था। उसने जल्दी से खुद को अलग किया और उसे घूरते हुए सख्ती से फुसफुसाया। आह! देवांश को भी एहसास हुआ कि उसकी हरकत कुछ लापरवाही और आपत्तिजनक थी और वो अजीब तरह से हंसा।
बच्चे, बेहतर होगा कि तुम रोज स्कूल में छिप कर रहो। जैसे ही देवांश शर्मिंदा हुआ, उसने अपने बगल से रोहन की धमकी भरी आवाज सुनी। फिर भी रोहन ने स्कूल के गेट पर कोई तमाशा करने की हिम्मत नहीं की और ठंडेपन से उन्हें पीछे हटा दिया। देवांश, मुझे माफ करना, सब मेरी गलती है, चिंता मत करो, मैं आज टीचर से बात करूंगी। श्रुति ने रोहन के घमंडी विदा होते चेहरे को देखते हुए कहा। उसका चेहरा अपराध बोध से भरा हुआ था। उसने अभी हमारे साथ कुछ नहीं किया है, इसलिए उन्हें बताना बेकार होगा। और हां, तुमने तो बताया ही नहीं था कि उसके पापा शिक्षा बोर्ड में नेता है। टीचर्स तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। इसके लिए खुद को दोष मत दो और इसकी चिंता मत करो। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देवांश ने कहा। बकवास, तुम्हारा क्या मतलब है कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? ये सोचकर कि तुमने थोड़ी मार्शल आर्ट सीख ली है तो तुम सच में लड़ सकती हो। मैंने सुना है रोहन के स्कूल के बाहर भी कनेक्शन है, लेकिन तुम्हारी बात भी सच है। रोहन स्कूल में कोई परेशानी नहीं करता, इसलिए टीचर्स को बताना बेकार है। तो चलो रोज साथ स्कूल आते जाते हैं, खासकर जब तुम उस मोटे आदमी के घर में किराए पर रह रही हो, जो मेरे घर के ठीक सामने है। अगर हम साथ हैं तो उसे थोड़ा संयम रखना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो मैं टीचर को समय पर बता सकती हूं। श्रुति ने देवांश की तरफ आंखें घुमाई, उसे डांटा, फिर एक पल सोचने के बाद एक तरकीब निकाली। ये सच में जरूरी नहीं है। अगर वो कुछ लोगों को भी ले आए तो भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर देवांश हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो वाकई एक रहस्यमयी कलाओं वाला इंसान था। उसे किसी औरत की सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। बस, ये कोई मजाक नहीं है। तू सिर्फ 16 साल का है, तू कितनों से लड़ सकता है। और तो और दूसरे लोग मुझसे अपने साथ आने जाने की मिन्नतें करते हैं और मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं। और तू तो नयान्या है, ये सब झेल रहा है और फिर भी नाजुक बन रहा है। श्रुति ने देवांश को उसकी बात ठुकराते देखा और नाराज होकर आंखें घुमा ली। देवांश सच में कहना चाहता था कि वो नाजुक नहीं बन रहा, लेकिन ये कहना कि वो जानता है श्रुति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा, और खास तौर पर उसके अपने पैर को भी, क्योंकि श्रुति जरूर फिर से अपनी लात मारने वाली तकनीक इस्तेमाल करेगी। ठीक है, चलो अब से साथ साथ आना जाना करते हैं, देवांश ने बेबसी से कहा। ठीक है, तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूं। श्रुति ने देवांश का अनिच्छुक चेहरा देखा, गुस्सा हो गई, उसे लात मारी और उसे अनदेखा करते हुए अपना सिर घुमा लिया। देवांश ने सोचा भी नहीं था कि राजी होने के बाद भी उसका पैर कुचले जाने से बच नहीं पाएगा। लेकिन श्रुति को गुस्से से अपना सिर घुमाते हुए, उसकी पतली कमर, उभरे हुए नितंबों और रेशम जैसे बालों को देखते हुए उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। वो बस मुस्कुराकर उसे शांत करने की कोशिश कर सका। जाहिर है तुम मुझे मजबूर नहीं कर रही हो। बस, तो फिर क्या बात है? देवांश को माफी मांगते हुए मुस्कुराते देख श्रुति ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। उसकी खूबसूरत आंखें उसे टटोल रही थी और उससे सवाल कर रही थी। यही आपकी तारीफ है, सीनियर। देवांश काफी देर तक हकलाता रहा, फिर अचानक एक ऐसा वाक्य बोला जिससे उसकी रूह कांप उठी। हैं, बस यही है। श्रुति के गुस्से भरे चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई और अचानक सूरज की रोशनी खूबसूरती से चमक उठी। देवांश उस मनमोहक मुस्कान को देखता रहा, अचानक थोड़ा स्तब्ध। तुम क्या घूर रहे हो? कभी किसी स्कूल की सुंदरी को नहीं देखा? श्रुति ने गर्व से देवांश की तरफ देखा, फिर स्कूल के गेट के ठीक सामने एक बड़े से फुवारे वाले फूलों की क्यारी के पीछे बने शिक्षण भवन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह शिक्षण भवन है। तुम्हारी पहली मंजिल पर नए छात्रों की कक्षाएं हैं। मेरे दोस्त यही हैं। मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है श्रुति, मैं अकेले जा सकती हूं, तुम जाओ। देवांश ने सिर हिलाया। मुझे सीनियर कहना याद रखना। श्रुति ने देखा
कि देवांश उसे फिर से उसके नाम से पुकार रहा है और तुरंत उसे घूर कर उसे सही किया और फिर से उसके पैर पर लात मारी। ठीक है, अगर तुम मुझे ऐसे ही लात मारते रहे तो एक दिन तुम मुझे लात मारकर अपाहिज बना दोगे। देवांश ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यही सजा मिली। तुम्हें इतना बेअदब होने के लिए किसने कहा था? और याद रखना कि क्लास के बाद मत जाना, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। श्रुति ने देवांश को घूरा, फिर अपने बालों को झटकते हुए जाने के लिए मुड़ी। श्रुति को अपनी जवान कमर को गर्व से हिलाते देख देवांश खुद को मुस्कुराने और सिर हिलाने से नहीं रोक सका। फिर फूलों की क्यारी के पास से शिक्षण भवन की पहली मंजिल की ओर चल दिया। दूर से उसे पीछे से श्रुति से पूछ रही लड़कियों की आवाजें धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। अरे मिस कूल ब्यूटी, वो लड़का कौन है? उसे लात मार रही हो और उसे ठंडी नजरों से देख रही हो। मुझे मत बताना कि तुम उस बेढंगे लड़के के प्यार में पड़ गई हो। फूलों की क्यारी के दूसरी तरफ दो लड़कियां श्रुति को घेरकर उत्सुकता से पूछ रही थी। इनमें से एक लड़की ने चश्मा पहना हुआ था और शांत दिख रही थी, जिसे कोई भी आसानी से एक पढ़ाकू लड़की समझ सकता था। हालांकि दूसरी का फिगर थोड़ा भरा हुआ था, खासकर उसकी उभरी हुई छाती जो प्रभावशाली रूप से कामुक थी, जो कई आते जाते लड़कों की नजरों को अपनी ओर खींच लेती थी, जो उसकी भरी हुई छाती पर चुपके से नजरें गड़ा देते थे। 15 साल की उम्र के किशोर लड़के विपरीत लिंग की इन खूबियों के बारे में वाकई उत्सुक होते हैं। जिसने बात की थी वो भरी हुई कदकाठी वाली लड़की थी। अरे क्या बकवास है, वो लड़का तो अभी नया आया है, पर तुम कहती हो कि वो साधारण है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। श्रुति ने इनकार में आंखें घुमाई और फिर मानो किसी भूत प्रेत से ग्रस्त होकर अचानक देवांश के लिए बोल पड़ी।